हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद गीता। कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं अ मॉडर्न कॉमेडी बाय जॉन गाल्सवर्दी। ये एक 3 बुक है, या ये कह लीजिए कि 3 नॉवेल्स का एक कलेक्शन है जिसे ट्रायोलॉजी कहा जाता है। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। हिंदी में मैंने इसकी स्टोरी लिखी है जिसे आप देख कर और सुनकर अच्छे से समझ पाओगे। कैरेक्टर्स के बारे में आज हम बात करेंगे इसके, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको बताई जाएगी। इससे संबंधित आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की आज मेरी गारंटी है, ठीक है दोस्तों। तो अब आपका एक काम बनता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। देखिए इससे क्या होगा, आपको और हमें दोनों को मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने का, नई नई वीडियोस आपके लिए लेकर आने का। तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। अ मॉडर्न कॉमेडी एक वर्क है इनका जो 3 नोवेल और 2 ट्रायलॉजी को मिलाकर बना है। इसमें जो पहला नोवेल आता है वो आता है आपका वाइट मंकी। ये एक नोवेल का नाम है जिसमें फर्स्ट नोवेल था और पब्लिश्ड हुआ था ये 1900 हेलो दोस्तों, थोड़ी सी टेक्निकल गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो ये क्या हो गया था, यहाँ तक हमारा हो गया था। इसका फर्स्ट नोवेल कौन सा है, द वाइट मंकी, आया था ये 1924 में। यहाँ तक क्लियर, 1924 में पब्लिश हुआ था। इसके कुछ कैरेक्टर्स थे जिनके बारे में मुझे आपको बताना है। कैरेक्टर्स कौन कौन से थे। पहला कैरेक्टर इसमें आता है आपका एनेट का, ठीक है। एनेट फॉरसाइट, सोम्स फॉरसाइट, ठीक है। एनेट आपको पता होगा। फॉरसाइट सागा की जिसने वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिए, क्योंकि वो इसका फर्स्ट पार्ट है। देखिए फॉरसाइट सागा अ मॉडर्न कॉमेडी और आपका ये 3 ट्रायलॉजी को मिलाकर एक वर्क बनाया गया है, ठीक है। 3 ट्रायलॉजी को बनाकर एक ही जो है स्टोरी वो तीनों जगह चलती है। तो अगर आपको इस वीडियो को ठीक से समझना है तो आपको पहले जो उसका फॉरसाइट सागा है उसकी स्टोरी देखनी होगी, उसके बाद में आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनका जो जन्म है उनके कहानी पिछले वाले में दिखाई गई है। उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में पिछले वाले में बताया गया था। तो अब जो दूसरी ये ट्रायलॉजी शुरू होती है आपकी, मॉडर्न कॉमेडी, इसका हम जो पार्ट देख रहे हैं वो पार्ट है हमारा वाइट मंकी, ठीक है। वाइट मंकी उसका पार्ट है। तो इसमें आपको जो कैरेक्टर देखने को मिलेंगे उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए जो इसमें एनेट है वो सोम्स की वाइफ है, सोम्स फॉरसाइट। एनेट फॉरसाइट ये हस्बैंड वाइफ है। फ्लूर जो है वो इनकी बेटी है, ठीक है। फ्लूर इनकी बेटी है। माइकल मोंट फ्लूर के हस्बैंड है। जॉन फॉरसाइट फ्लूर के बॉयफ्रेंड होते हैं। विनफ्रेड डेजर्ट ये एक जो फ्रांसिस विलमोंट है उनके बेटे का नाम है, ठीक है। विल्फ्रेड डेजर्ट। टोनी बेकेट होता है इसमें। टोनी बेकेट कौन है, एक गुब्बारे बेचने वाला है। बटरफील्ड है, कंपनी में कार्यरत कर्मचारी होता है। एल्डरसन है, विक्टोरियन है, ठीक है। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं आपके सामने आ गए हैं, इनको नोट कर लीजिए। क्वेश्चंस कैरेक्टर्स में से पूछ जाता है। अब आते हैं हम इसकी बहुत ही आसान, देखिए थोड़ा सा तिरछा हो गया है, एडजस्ट कर लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से मैं इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके सामने लेकर आई हूँ। अगर थोड़ी बहुत राइटिंग में आपको गड़बड़ नज़र आ रही है तो उसे एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कहानी पर आते हैं हम। कहानी शुरू होती है हमारी सोम्स से। सोम्स जिसके बारे में आप पहले जान चुके थे, वो अपनी वाइफ को परेशान करता है। एक बेटे की चाह में दूसरी शादी करता है एनेट के साथ में। फर्स्ट वाइफ उसकी कौन होती है, फर्स्ट वाइफ होती है उनकी, ठीक है। फर्स्ट वाइफ होती है इनकी इरीन, ठीक है। और इरीन क्या होता है, वो उसे परेशान करता है, फिर वो दूसरी शादी कर लेती है। उसकी दूसरी शादी होती है यंग जोलियन से, ठीक है। और उनसे एक बेटा होता है जॉन नाम का। सोम्स दूसरी शादी करता है एनेट से और उनको एक बेटी होती है फ्लूर नाम की, ठीक है। ये पिछले वाले की आपकी कहानी थी।
और अब ये नई कहानी होती है। इसमें जो सोम्स है, जो लॉयर होता है, वो बदल जाता है। उसके बिहेवियर में थोड़ी सी मतलब एक तरह से ये कहे कि वो अपना बुरा व्यवहार छोड़ देता है, एक अच्छे इंसान की तरह बिहेव करने लगता है। अब सोम्स क्या है, वो एक जो कंपनी है उसका मेंबर है। कंपनी का नाम है यहाँ प्रोविडेंटल प्रीमियर रेस्योरेंस सोसाइटी। क्या नाम है? प्रोविडेंटल प्रीमियर रेस्योरेंस सोसाइटी, जिसे PPRS नाम से जाना जाता है। सोम्स इस प्रोविडेंटल प्रीमियम रेस्योरेंस सोसाइटी यानी PPRS के बोर्ड ऑफ मेंबर है। इस सोसाइटी ने अपना बहुत सा पैसा विदेशों में इन्वेस्ट किया हुआ है। यूरोपियन एक्सचेंज में उथल पुथल मची हुई थी। इस उथल पुथल की वजह से सोम्स ये चाहते थे कि सारे शेयर होल्डर्स को ये बात पता होनी चाहिए कि उनका पैसा कहाँ और कितना किस देश में जमा है, ताकि वो सही वक्त पर सही फैसला ले सके। कुछ ही दिनों में कंपनी में काम करने वाला एक कर्मचारी बटरफील्ड अपने मैनेजर को एक जर्मन व्यक्ति से बात करते सुन लेता है। जर्मन व्यक्ति कहता है कि मैंने तुम्हें जर्मनी में इन्वेस्ट करने के लिए कमीशन दिया था, तो ये तुम्हारी ड्यूटी है कि अगर लॉस हो तो बोर्ड कम से कम भरपाई हमसे करे। यानी क्या हुआ था? घूस दी गई थी। मैनेजर को जर्मन व्यक्ति ने घूस दी थी। नेक्स्ट आता है आपका बटरफील्ड ये सुन लेता है कि वो मैनेजर को रिश्वत लेने के लिए एक्यूज़ करता है। वो कहता है मैनेजर को तुमने गलत किया, कंपनी के साथ धोखा किया। एल्डरसन कौन है यहाँ पर? मैनेजर सारे इल्ज़ामों को झुठला देता है और बटरफील्ड को नौकरी से निकाल देता है। जब जांच होती है तो एल्डरसन को दोषी पाया जाता है। एल्डरसन देश छोड़कर भाग जाता है। स्टॉक होल्डर्स गुस्सा होते हैं कि बोर्ड में एल्डरसन को जाने कैसे दिया। सोम्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। सोम्स फिर क्या करता है? कंपनी से रिज़ाइन कर देता है। माइकल मोंट जो सोम्स के दामाद हैं और फ्लूर के पति है। कैरेक्टर कौन सा है? माइकल मोंट जो सोम्स के दामाद हैं, फ्लूर के पति हैं। वो एक पब्लिशर है। सोम्स अपने दामाद से बटरफील्ड जो कर्मचारी था कंपनी में, जिसने बताया था कि जो मैनेजर है उसने घूस ली है, तो उसे कहते हैं कि उसकी नौकरी चली गई है तो तुम उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लो। बटरफील्ड को एक नई नौकरी मिल जाती है। टोनी बिकेट नाम का एक आदमी विक्टोरियन नाम की औरत का पति है। तो टोनी बिकेट कौन है? विक्टोरियन का पति है। अपने मालिक के घर कुछ किताबें चुरा लेता है ताकि अपनी पत्नी का इलाज करा सके, लेकिन क्या होता है? वो पकड़ा जाता है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। ठीक है, नौकरी से। उसके बाद में क्या होगा कि वो जब पकड़ा जाता है तो उसे क्या कर दिया जाता है? नौकरी से निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में टोनी बिकेट क्या करता है? अपना गुजारा करने के लिए वो क्या करता है? गुब्बारे बेचना शुरू करता है। सोम्स उसको पता होता है कि वो क्या है, बहुत गरीब व्यक्ति हैं और उसको इसके साथ में क्या हुआ था, तो वो उससे हर रोज़ गुब्बारे खरीदता है। जब विक्टोरियन ठीक हो जाती है तो वो एक पेंटर के यहाँ मॉडल का कार्य करने लगती है और इतना पैसा कमा लेती है कि दोनों पति पत्नी ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। टोनी बिकेट और विक्टोराइन की शादी तब खतरे में पड़ जाती है जब टोनी को ये पता चलता है कि उसकी जो वाइफ थी वो न्यूड पोज दिया करती थी। ठीक है, वो न्यूड पोज दिया करती थी। किसके लिए? उस पेंटर के लिए जिसके पास वो मॉडल का कार्य करती थी। लेकिन फिर मामला सुलझ जाता है। विक्टोराइन उसे समझा देती है और उसको बताती है कि उसे किन परिस्थितियों में ये कार्य करना पड़ा। उसके बाद में क्या होता है? दूसरी तरफ जो फ्लूर है, फ्लूर कौन है? सोम्स और एनेट की बेटी है। वो अपने पिता की तरह ही गुस्सैल और जुनूनी होती है।
उसमें अपने पिता वाले ही कुछ गुण होते हैं, क्योंकि सोम्स भी आपको पता है पहले कैसे था, गुस्सैल और जुनूनी था। आपने फोर्साइट सागा में पढ़ा ही होगा। फिर उसके बाद में क्या होता है, वो उसे अपने पति माइकल मोंट से प्यार नहीं है, हम जानते हैं, क्योंकि उसे अपने कजिन जॉन फोर्साइट से प्यार था। परिवार के झगड़े की वजह से वो दोनों शादी नहीं कर पाए थे। माइकल मोंट का एक दोस्त है विल्फ्रेड डेजर्ट, ठीक है। माइकल का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है विल्फ्रेड डेजर्ट। उनकी 2 पोएट्री बुक्स को माइकल मोंट ने पब्लिश किया था। विल्फ्रेड डेजर्ट को फ्लूर से प्यार हो जाता है, लेकिन फ्लूर उसके टेम्पटेशन को इंक्रीज़ नहीं करती, वो उसे बढ़ावा नहीं देती, क्योंकि वो जानती है कि क्या विल्फ्रेड को क्या होता है, उसे एडवेंचर पसंद है। वो एडवेंचर तो दे सकता है मगर प्यार नहीं दे सकता, प्यार वो जॉन से ही करती है। फ्लूर को सीड्यूस करने में नाकाम होने पर जो विल्फ्रेड होता है वो देश छोड़कर अरब चला जाता है। जब वो अरब चला जाता है उसके बाद में क्या होता है, कुछ समय के लिए फ्लूर और माइकल मोंट का रिश्ता अच्छा चलने लगता है, क्योंकि विल्फ्रेड आ जाता है। विल्फ्रेड आने से उसको जो फ्लूर होती है वो थोड़ा सा अपने पति की ओर झुक जाती है। दोनों का रिश्ता अच्छा चलने लगता है और दोनों को एक बेटा होता है जिसका नाम होता है क्रिस्टोफर। नाम याद रखिए, लड़के का नाम क्या है, क्रिस्टोफर। फ्लूर और माइकल मोंट के बेटे का नाम क्रिस्टोफर है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये जो कहानी चल रही थी अब तक चल रही थी अ वाइट मंकी में, ठीक है। वाइट मंकी जो नोवेल है ये उसकी चल रही थी कहानी। अब आता है द सिल्वर स्पून, ठीक है। अब आता है द सिल्वर स्पून, 1926 में ये पब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। 1926 में पब्लिश्ड हुआ था, याद रखिएगा डेट इसकी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टोफर के जन्म के 1 साल पहले ही माइकल मोंट जो थे वो पॉलिटिक्स में आ गए थे और ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑफ मेंबर बन गए थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑफ मेंबर बन गए थे। अपने पति की मदद करने और अपना मन बहलाने के लिए फ्लूर क्या करती थी, बड़े बड़े सामाजिक लोगों के साथ में बैठना शुरू कर दिया उसने और उनको समय समय पर अपने घर बुलाने लगी, ताकि वक्त आने पर मोंट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिल सके। उसके बाद में क्या होता है, इसी तरह एक दिन एक पार्टी में घटना घटित होती है। घटना क्या थी, एक दिन क्या होता है, फ्लूर क्या करती है, मोर्जुरी फरार जो एक एक्ट्रेस है उनको इनवाइट करती है एक पार्टी में। मोर्जुरी एक एक्ट्रेस है और आज़ाद औरत थी, उन्हें किसी भी तरह की बंदिशें पसंद नहीं थी। वो अपने समय की सबसे फैशनेबल और सुंदर दिखती थी, अपने आप को स्टाइल करना उसको ज़्यादा पसंद था। इस तरह की औरतें उस समय जो ब्रिटिश सोसाइटी थी उसमें एक्सेप्टेबल नहीं थी, उनको बदचलन माना जाता था, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, क्योंकि ये आज़ाद औरतें होती थी। मर्दों की बंदिश से वो बर्दाश्त नहीं करती थी, ना वो मानती थी। पार्टी में क्या होता है, मोर्जुरी फरार अपनी कुछ दोस्तों से फ्लूर की बुराई कर रही होती है कि वो घमंडी औरत है, और ये बात सोम्स फोर्साइट सुन लेता है। अपनी बेटी के फेवर में सबके सामने मोर्जुरी फरार की वो क्या करते हैं, बेइज्जती कर देते हैं। फ्लूर अपने पिता पर गुस्सा होती है, मोर्जुरी को भी बेकार का सीन क्रिएट करने का दोषी मानती है। वो कहती है मोर्जुरी को, तुम भी बातों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा रही हो, तुम भी किस्सा ख़त्म करो। अपने पिता से भी कहती है कि वो पार्टी में सीन क्रिएट ना करें। सिचुएशन और भी वर्स तब हो जाती है जब फ्लूर अपनी फ्रेंड्स को मोर्जुरी के बारे में कुछ भद्दे लेटर्स लिखती है। मोर्जुरी फरार सोम्स को माफ़ी मांगने को कहती है, लेकिन सोम्स माफ़ी नहीं मांगता, वो माफ़ी मांगने से इनकार कर देता है। मोर्जुरी फ्लूर और सोम्स के खिलाफ मानहानि का केस कर देती है। मोर्जुरी फरार फ्लूर और सोम्स के खिलाफ क्या करते हैं, मानहानि का केस दायर करती है। सोम्स ने जो अपने आप में एक वकील था, जाना माना वकील था अपने समय का, उसने वकालत छोड़ी थी, पर वो भूला नहीं था। वो कोर्ट में मोर्जुरी फरार को इमोरल और इररेस्पॉन्सिबल लेडी प्रूव कर देता है, ठीक है।
उसके बाद में क्या होता है, केस मोर्जुरी हार जाती है, फ्लूर केस जीत जाती है। और उसके बाद में क्या होगा, जब वो केस जीत जाती है तो इस इंसिडेंट को भुलाने के लिए वो अपने दोस्तों से कुछ समय के लिए दूर हो जाती है। फ्लूर पहले से ज़्यादा दुखी होने रहने लगती है। फ्रांसिस वॉलमोंट नाम का एक शख्स जो एने वेलमोट का भाई है, इंग्लैंड घूमने आता है अमेरिका से, जो वो जॉन फोर्साइट का साला है। अब देखिए कहानी कहाँ से कहाँ आती है। जो आपने जब फोर्साइट सागा ख़त्म करी थी उसमें आपको पता होगा कि जब जो यंग जो लियोन थे वो अपने बेटे जॉन को बताते हैं कि जो फ्लूर है और सोम्स है वो हस्बैंड वाइफ, वो सॉरी, जो फ्लूर है वो सोम्स और सोम्स की बेटी है, और जो सोम्स है वो उसकी मदर का क्या था, इरीन का पहले हस्बैंड था। तो इस तरह से जब उसे पता चलता है कि वे दोनों जो फ्लूर और जॉन हैं वो सेकंड कज़िन्स हैं, तो वो एक दूसरे से दूरी बना लेता है और कनाडा चला जाता है। जब वो कनाडा जाता है तो वहाँ से वो अमेरिका लौटता है। वो किसान का कार्य करता है, तो खेती के बारे में कुछ नई टेक्निक्स जानने के लिए वो अमेरिका लौटता है। अमेरिका में उसकी जो मुलाकात होती है वो एने विलमोट से होती है। एने विलमोट का भाई है फ्रांसिस विलमोट। तो ये उसी की कहानी है जो अब आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो फ्रांसिस विलमोट कौन है, एक शख्स है जो एने विलमोट का भाई है, इंग्लैंड घूमने आया है अमेरिका से, वो जॉन फोर्साइट का साला है। तो यहाँ तक आपकी स्टोरी क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। जॉन फोर्साइट ने एनी विलमोट से शादी कर ली है। फ्रांसिस विलमोट इंग्लैंड आकर फ्लूर और माइकल के पास कुछ दिन रहता है। इस दौरान फ्रांसिस को मोर्जुरी से प्यार हो जाता है और उसके बाद में क्या होगा, लेकिन फ्लूर और मोर्जुरी के झगड़े के वजह से अब वो कहाँ है, वो फ्लूर, देखिए जो फ्रांसिस विलमोट है आया हुआ है फ्लूर और माइकल के पास में, लेकिन प्यार किससे कर बैठता है, मोर्जुरी से। मोर्जुरी और फ्लूर का झगड़ा है आपस में। इसके बाद में वो फ्रांसिस जो है उसका घर छोड़ देता है। मोर्जुरी फ्रांसिस से शादी करने से इनकार कर देती है। वो अमेरिका में बोरिंग लाइफ नहीं जीना चाहती थी। इस गम में जो फ्रांसिस है उसको न्यूमोनिया हो जाता है, वो शायद मर ही जाता, लेकिन फ्लूर उसकी देखभाल करती है। ठीक होने के बाद फ्रांसिस टूटा दिल लेकर अमेरिका चला जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपकी स्टोरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अ साइलेंट वूइंग, ये एक थर्ड पार्ट है, अ मॉडर्न कॉमेडी का इंटरल्यूड है। अ साइलेंट वूइंग 1927 में ये पब्लिश होता है। ठीक है, कब, 1927 में। ठीक है, 1927 में ये पब्लिश होता है। और इसी दौरान आपको पता होगा इसके 3 साल बाद में एक स्टोरी कलेक्शन चल रहा था तब। ठीक है, उसी दौरान क्या चल रहा था, एक स्टोरी कलेक्शन चल रहा था। जॉन फोर्साइट फ्लूर के सेकंड कजिन थे। अपने पापा यंग जोलियन के मरने के बाद इरीन हेरोन फोर्साइट जो उसकी मदर थी के साथ कनाडा यूनाइटेड स्टेट में रह रहा था, खेती करता था। एक बार जो जॉन होता है वो साउथ कैरोलिना जाता है। वहाँ रहने के दौरान कुछ अमेरिकन्स के साथ वो घुड़सवारी के लिए जाता है। इस अमेरिकन ग्रुप में एने विलमोट और फ्रांसिस विलमोट भी शामिल हैं। राइडिंग के दौरान एने और जॉन खो जाते हैं। उसके बाद वो कुछ समय अकेला बिताते हैं। उसी दिन जॉन विलमोट विलमोट के खेतों पर भी आ जाता है। इस विज़िट के एंड में जॉन को ये एहसास होता है कि वो एने से प्यार करने लगा था। एने भी जॉन को पसंद करने लगती है और दोनों शादी कर लेते हैं। ये इसकी कहानी है। नेक्स्ट जो इसका कलेक्शन आता है वो है पैजर्स बाय। ठीक है, पैजर्स बाय में क्या होता है, ये आपका
उसी तारीख में 1927 में पब्लिश हुआ था। ठीक है। मॉर्जुरी फरार के झगड़े के बाद फ्लूर खुद को अकेली पड़ गई थी। वो लंदन में नहीं रुकना चाहती थी। अपने पापा से दुनिया भर में घूमने का प्लान बनाती है। वो सोम्स से कहती है कि हम वर्ल्ड टूर की तैयारी करते हैं। उसके बाद सोम्स वर्ल्ड टूर की तैयारी करते हैं। माइकल अपने जो काम है पार्लियामेंट सेशन चलने की वजह से उनके साथ टूर पर नहीं जा पाता। वैसे भी उसकी आइडियोलॉजी फोगार्टिज्म है। उसकी आइडियोलॉजी क्या है? फोगार्टिज्म। फोगार्टिज्म एक ऐसा मूवमेंट है जहाँ पर आप कम जनसंख्या वाले जगह में गरीब इंग्लिश लोगों को लाकर वहाँ डोमिनेंस क्रिएट करते हैं। जहाँ पर कम जनसंख्या होती है वहाँ गरीब इंग्लिश लोगों को बसा देते हैं और अपनी वाहवाही लूटते हैं और उन पर कब्जा कर लेते हैं एक तरह से उनके माइंड पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। माइकल सोम्स और फ्लूर से 5 महीने बाद वैंकूवर में मिलने का वादा करता है, क्योंकि अभी उसका सेशन चल रहा है तो वो बिजी है। वो कहता है कि ठीक है, मैं 5 महीने बाद में तुमसे वैंकूवर में मुलाकात करूँगा। इस टूर के दौरान क्रिस्टोफर अपनी नानी एनेट के पास रहेगा। जब सोम्स और फ्लूर वॉशिंगटन होते हैं तो सेंट गॉर्डन से स्टैचू देखने के लिए द रॉक क्रीक सिमेट्री जाते हैं। उसके बाद में सोम्स सिमेट्री में जॉन और उसकी वाइफ, जो फर्स्ट वाइफ थी, जॉन और उसकी वाइफ एने विलमोंट को देखता है। सोम्स नहीं चाहता कि फ्लूर जॉन को देखे और वो फ्लूर को लेकर होटल चला जाता है। होटल में पता चलता है कि इरीन और जॉन जो है इसी होटल में ठहरे हुए हैं। इतने सालों बाद सोम्स इरीन को देखता है, लेकिन वो उसे छिपता हुआ वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो इरीन को देखे। वो उनकी लाइफ में और उनका अपनी लाइफ में दखल नहीं चाहता। ठीक है। अब लास्ट आता है द स्वान सॉन्ग 1928 में। स्वान सॉन्ग में सोम्स और फ्लूर लंदन वापस आ जाते हैं। फ्लूर मॉर्जुरी वाला इंसिडेंट लगभग भूल गई थी और अपने आप को बिजी रखना चाहती थी। 1926 की जनरल स्ट्राइक जब शुरू हुई थी तो फ्लूर ने मज़दूरों के लिए एक कैंटीन खोली। ये 1926 की जनरल स्ट्राइक कोल माइन में काम करने वाले मज़दूरों की हड़ताल थी, जो इंग्लैंड के इतिहास में सबसे ज़्यादा मज़दूरों द्वारा करी गई स्ट्राइक थी। एक दिन फ्लूर वहाँ जॉन को देखती है, जो फ्रांस से स्ट्राइक में काम करने आया था। जॉन अब शादीशुदा था। उसकी आत्मा अब उसे फ्लूर से प्यार करने के लिए रोकती है, लेकिन फ्लूर क्या करती है, बहाने से जॉन को के आसपास रहती है। आखिरकार एक रात दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फ्लूर खुश है कि उसने जॉन का प्यार फिर से पा लिया, लेकिन ये खुशी ज़्यादा समय तक नहीं टिकती। सुबह ही जॉन फ्लूर के लिए एक लेटर लिखकर छोड़ जाता है, जिसमें वो कहता है कि वो दोबारा उससे नहीं मिलना चाहता। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसे उसकी ज़रूरत है और उसे जाना है। ये कहकर वो निकल। लोगों के बीच फोगार्टिज्म बहुत अनपॉपुलर हो गया था। माइकल मोंट अब स्लम इन्फ्लुएंट के काम में इंटरेस्ट लेने लगा था। गरीब लोगों के साथ रहकर माइकल को अब एहसास हो गया था कि गरीब आदमी अपने बच्चों से अलग नहीं रह सकता है। वो उनके साथ ही रहेगा चाहे कितनी भी परेशानी आए। उसे लगा कि अच्छा ही हुआ कि फोगार्टिज्म छोड़ दिया। दूसरी तरफ फ्लूर जॉन के 2 टूक जवाब से उबर नहीं पाई थी। फ्लूर कामकाजी जो वर्किंग गर्ल्स होती है, वर्किंग वुमेंस होती है, के लिए एक रेस्ट होम चलाती है और उस रेस्ट होम में सोम्स ज़िंदगी के इस मोड़ पर अपना ज़्यादातर वक्त अपनी पेंटिंग्स के बीच में बिताता है। वो पेंटिंग करने लगा है। एक रात उसकी आँख धुएं की बदबू से खुलती है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसकी आर्ट गैलरी में आग लगी होती है। अपने ड्राइवर की मदद से सोम्स अपनी बहुत सी पेंटिंग को जलने से बचा लेता है। उन्हें खिड़की से बाहर फेंककर वो उन्हें बचा लेता है। लेकिन लास्ट में एट द लास्ट जब वो अंदर रुकने में नाकाम रहते हैं तो बाहर आ जाते हैं। सोम्स फायरमैन को बताता रहता है कि कहाँ कैसे एंटर करना है, एंट्री कहाँ से करनी है तुमको। तभी उसकी नज़र एक बहुत बड़ी पेंटिंग पर गिरती है। वो विंडो से
गिरने वाली होती है। अब उसे पता होता, उसने जब वो देखता है कि विंडो के ठीक नीचे फ्लूर खड़ी हुई है और अगर वो पेंटिंग गिरती है तो वो फ्लूर उसके नीचे दब जाएगी, वो उसकी मौत का कारण बन जाएगी। तो सोम्स भागकर जाता है और फ्लूर को धक्का दे देता है। पेंटिंग सोम्स के ऊपर गिरती है, चोट लगती है, दम घुटता है, सोम्स की मृत्यु हो जाती है। ये आग फ्लूर की सिगरेट की वजह से लगी थी। फ्लूर परेशान रहती थी और ऐसे ही बेवजह चीज़ों में उलझी रहती थी। वो अपने गुस्से और जुनून के कारण इतना सब कुछ उथल पुथल कर देती है, बहुत ज़्यादा। अब वो सोचती है, फ्लूर सोचती है कि उसके मरने की डिज़ायर उसके पापा को मार डाला। वो मरना चाहती थी कि उसकी लाइफ यूज़लेस है, उससे जिससे उसने प्यार किया वो उसको नहीं मिला, जिससे उसने शादी की। अब वो उससे प्यार नहीं करती क्योंकि वो उससे कुछ समय के लिए बस एक इंटरेस्ट चाहती थी, ठीक है। अब उसके पापा ही थे जो उसकी बेहतरी जानते थे, सबसे ज़्यादा उसे प्यार करते थे। उसकी सिगरेट की वजह से लगी हुई आग के कारण उसके पिता भी जो है मर जाते हैं। अब फ्लूर सोचती है कि उसके मरने की डिज़ायर ने उसके पिता को मार डाला। सोम्स की मौत ने फ्लूर को अपनी ज़िंदगी से प्यार करना सिखा दिया। माइकल को भी अब विश्वास हो गया था कि फ्लूर और जॉन का लव अफेयर अब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। और इसी के साथ में अ मॉडर्न कॉमेडी समाप्त होती है, इसकी कहानी समाप्त होती है। मैंने बहुत मेहनत की है आपके सामने इतने आसान शब्दों में इस कहानी को लाने के लिए। देखिए, ये 3 नॉवेल्स हैं और 2 इंटरल्यूड्स हैं, जिनको पढ़ने के बाद में हमने क्या किया है, बहुत छोटा सा ब्रीफ में आपके सामने स्टोरी लेकर आए हैं। तो अगर आपने हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी वीडियो आपके सामने इसी तरह से गर्ल्स वर्दी से रिलेटेड जितनी भी वीडियो है हम कोशिश करेंगे इसी तरह से आपके सामने लाने की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।